नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं भावना। सुप्रभात गौरव, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और नया सवेरा में अगले घंटे में जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है 24 की चुनौती से जुड़ी तमाम खबरें आप तक लेकर आएंगे। आज प्रधानमंत्री राजस्थान के चूरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ मौद्रिक नीति पर भी हमारा फोकस रहेगा और क्या कुछ आज होने वाला है इस पर भी हम अपना पूरा फोकस रखेंगे और उससे जुड़ी भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ खबरें होंगी खेल, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी हुई भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चूरू में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी की हो सकती है घोषणा। किसानों, मजदूरों और महिला सशक्तिकरण पर रह सकता है फोकस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की छंटनी। 8 अप्रैल तक नाम लिए जा सकेंगे वापस। चौदह विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का लगाया गया है आरोप। आरबीआई आज चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की करेगा घोषणा। 3 दिन तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुआ मंथन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। गजा की स्थिति पर की चर्चा। बाइडेन ने मानवीय कार्यकर्ताओं पर हमलों को बताया चिंताजनक। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। कल खेले गए रोमांचक मैच में पंजाब ने गुजरात को एक गेंद शेष रहते दी 3 विकेट से शिकस्त। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चूरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रचार करेंगे। चूरू लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री आज राजस्थान के चूरू पहुंच रहे हैं और वहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं चूरू से विशाल बेरिस्टो। विशाल, सुप्रभात। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो चूरू भाजपा की लोकसभा सीट जो है उसका गढ़ रहा है चूरू, और अगर आज प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और 2019 में भी जब वो वहां पहुंचे थे तो उन्होंने नारा दिया था कि हम कभी झुकेंगे नहीं, और इस बार शेखावटी रण में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना जोश है? धन्यवाद। भावना, सबसे पहले आपको और गौरव दोनों को सुप्रभात। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू में थे। उन्होंने कहा था ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये नारा दिया था चूरू से। चूरू शेखावाटी में आता है और शेखावाटी में की अगर आप बात करें तो सीकर, चूरू और झुंझुनू ये 3 जिले मिलकर बनाते हैं शेखावाटी। और आज प्रधानमंत्री की जो रैली है वो 2 लोकसभा सीटों पर निशाना साधेगी। चूरू और झुंझुनू की 17 विधानसभा सीटों पर नजर रहेगी। इस बार
बीजेपी ने उतारा है रिकॉर्ड होल्डर और पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया को। देवेंद्र झाझड़िया मोस्ट डेकोरेटेड पैरालंपियन है। उन्होंने एथेंस, रियो और टोक्यो में, एथेंस और रियो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में F46 इवेंट में, और उन्होंने टोक्यो के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। बीजेपी ने राहुल कसवा जो सिटिंग एमपी थे उसका टिकट काट कर देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया है, और राहुल कसवा जो है वो अब कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा। ये जाट डोमिनेटेड एरिया है पूरा शेखावाटी, और खासतौर से अगर चूरू की बात करें तो। और भावना अगर 2019 की हम बात करें तो चुनाव में 25 सीटें हैं राजस्थान की लोकसभा में, और 24 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जीती थी नागौर से। और इस बार भी बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरी है और बीजेपी ने टारगेट रखा है 25 लोकसभा सीट। भावना, विशाल, चुनावी समीकरणों को देखें तो कौन से मुद्दे अब की बार सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर कर सकते हैं? और लोकसभा चुनाव को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो साफ तौर पर हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में तेज गति से राजस्थान में विकास की जो गति है उसमें और रफ्तार देखने को मिली है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार से कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए गौरव, जब आप डबल इंजन की बात करते हैं तो राजस्थान में अभी अभी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद ही बैक टू बैक ये लोकसभा चुनाव आ गए। 2023 में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की और गहलोत सरकार को जाना पड़ा, और अब भजनलाल सरकार है जयपुर के अंदर। और ऐसे में जब आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था, और लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी की गारंटी, और ये मुद्दा पूरे स्टेट में छाया हुआ है। जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकल इश्यूज होते हैं, कास्ट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर पूरी तरह से जो सेंट्रल स्कीम्स है उनका मुद्दा छाया हुआ है। हम जानते हैं कि शेखावाटी जो है वो पूरी तरह से फौज को समर्पित है। यहाँ से लोग जो है सबसे ज्यादा फौज में जाते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। और चूरू की अगर हम बात करते हैं तो चूरू सबसे ज्यादा ठंडा और गर्म मैदानी इलाका है, और चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी चूरू की चुनावी सरगर्मी को और भी गर्म कर देगी और भी तेज कर देगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा होगा। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली उन्होंने रैली की थी कोटपुतली में, और आज वो है चूरू में, और कल फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे राजस्थान में, जहां पुष्कर अजमेर में वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है, और ये बिल्कुल साफ है कि पिछली बार जो बीजेपी ने अपना 24/1 का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको सुधारने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, और डबल इंजन की सरकार उनके साथ है, और 25-0 का टारगेट बीजेपी राजस्थान में लेकर चल रही है। गौरव, विशाल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना होगा कि लोकसभा चुनावों में राजस्थान का राज किसको मिलता है। ये तो आने वाले वक्त में जब 2 चरणों में चुनाव होंगे राजस्थान में तब पता चलेगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस समय ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अगली खबर से। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम 2024 के लिए। तो कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। घोषणा पत्र में पार्टी 5 न्याय में 25 गारंटियों के वादे के साथ कई वादे पूरा करने की तैयारी कर रही है और घोषणा पत्र के वादों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी बुधवार को ही घर घर अभियान शुरू कर चुकी है। अपने इस अभियान के अंतर्गत पार्टी ने 8 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। तो कांग्रेस का आज चुनावी घोषणा पत्र आ सकता है। और अगर बात करें अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों की, तो यहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होने वाला है, ये सवाल फिलहाल हर किसी के मन में है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा बयान दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वह अमेठी में काम करना चाहते हैं। वाड्रा ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी सहित किसी भी नेता को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। और वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीट और कर्नाटक की 14 सीट शामिल है। वहीं जम्मू और कश्मीर की भी सीट इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें इसमें शामिल हैं। वहीं बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्से में भी इस दिन चुनाव होगा। इसमें केवल जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होने वाली है और कल नामांकन भरने का दूसरे चरण में आखिरी दिन था और 8 अप्रैल तक अब नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और 12 राज्यों में ये चुनाव होने हैं दूसरे चरण के। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होने वाली है। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 8 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इस चुनाव में महादेव ऐप सट्टा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एक ओर जहां भाजपा महादेव ऐप मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले में अपना पूरा बचाव करती हुई जनता के बीच में है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महादेव ऐप को लेकर पूर्व की भूपेश बघेल सरकार को निशाना बनाया। भाजपा का कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस ने शंकर भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ा। भाजपा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने ऑनलाइन सट्टे पर जमकर भ्रष्टाचार किया। तो महादेव ऐप जो ऑनलाइन जो सट्टा होता जो उस समय चल रहा था, उसके विषय में भी आप सबको, पूरे देश को जानकारी है जी, पूरे छत्तीसगढ़ को। ये राम वन गमन, राम नाम की बात कहने वाले ये भगवान शंकर तक को नहीं छोड़े। ऐसे बहुत सारे घोटाला इस पुराने जो कार्यकाल में हुआ है और चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनकी दायित्व बनता है कि वो इसको स्वीकार करें
और ईडी ने तो उनके खिलाफ में चार्जशीट भी दे दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता भी महादेव ऑनलाइन सट्टा चलने की बात मान रहे हैं कि महादेव ऐप जब चल रहा था तो मैंने बड़े करीब से देखा है, प्रदेश के बहुत सारे घर को इसमें बर्बाद होते देखा है। लोगों ने अपना घर तक बेच दिया है महादेव के चक्कर में। तो चूंकि हम उस समय सत्ता में थे और अगर हमारे घर के नीचे या हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई अवैध कोई काम चल रहा था तो हमको उसको रोका जाना चाहिए था। वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के जरिए षड्यंत्र करके भूपेश बघेल का नाम महादेव ऐप सट्टा में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी को आगे करके ईडी के साथ षड्यंत्र रच के श्री भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टा ऐप में जोड़ा। बीते दिनों महादेव ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया था कि रायपुर, कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई में की गई छापेमारी में 1.86 करोड़ रुपए की नकदी, कीमती सामान और 580 करोड़ रुपए सीज किए गए। साथ ही पिछले 2 माह में 9 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई। इस दौरान ईडी ने 1296 करोड़ रुपए की कुर्की भी की। जो बर्बाद होते हैं, जिनका पैसा चला जाता है, उनकी आत्मा तो कराती है, और जिसकी सरकार में ऐसा होता है उसका सीधा सीधा आरोप उस सरकार पे लगता है। जो भी इसके अंदर में, फिर वो राजनीतिक संरक्षण देने वाले नेता हो या कोई अफसर हो, उस सबको, जितने भी दोषी हैं, उन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो ने महादेव बेटिंग ऐप के मालिकों से 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और 21 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। ईडी के अनुसार इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6000 करोड़ रुपए है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि भूपेश बघेल और उनकी सरकार में मंत्री रहे नेताओं को महादेव सट्टा ऐप ने करोड़ों रुपए प्रोटेक्शन मनी दिया था। लोकसभा चुनाव में महादेव ऑनलाइन सट्टा एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने ऑनलाइन सट्टे मामले में जमकर भ्रष्टाचार किया है। हालांकि कहानी में कई पेच बाकी हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां देख रही हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो ये तो थी खबरें आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। मुझे भी पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। यकी है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए बढ़ते आगे। बिल्कुल, सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग मामले में विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।
जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने की अपील की थी। कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। और अब खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली की घटना पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा है कि संदेश खाली मामले में जिला प्रशासन और बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संदेश खाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। अदालत ने संदेश खाली की घटना पर दायर कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पूरी घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है, तो वहीं एक अन्य जनहित याचिकाकर्ता ने के वकील ने कहा है कि इस मामले में गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आज आखिरी दिन है। चालू वित्त वर्ष में एमपीसी की ये पहली समीक्षा बैठक है। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। गौरतलब है कि इससे पहले वित्त वर्ष 2024 की अंतिम बैठक में एमपीसी ने रेपो रेट में लगातार छठी बार कोई बदलाव नहीं करते हुए उसे 6.5% पर स्थिर रखा था। 3 अप्रैल से शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं। तो एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का आज आरबीआई ऐलान करने वाला है। और मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा जुड़ चुकी है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज भी आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करता है, अपरिवर्तित रहती है रेपो रेट, तो क्या रियल सेक्टर के लिए ये खुशखबरी की खबर हो सकती है? जी देखिए, सभी के लिए एक तरीके से ये कोई बदलाव की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि सीधा असर इसका यहाँ पर ये देखा जाता है, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ईएमआई के ऊपर में इसका सीधा असर होता है। तो जिन्होंने होम लोन्स लिए हैं, जिन्होंने व्हीकल लोन्स लिए हुए हैं, वो उन सबकी दिक्कत बढ़ती है। अगर ये कम होता है तो सभी के लिए खुशखबरी है। रियल सेक्टर के लिए भी अगर आप बात करें तो उसी तरीके से अगर ये घटौती होती थी यहाँ पर, तो लोग ज्यादा प्रेफर करते थे कि वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर में घर खरीदते या लोन्स लेते, तो वो एक वहां पर एक अच्छी खुशखबरी होती थी यहाँ पर। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक काफी लंबे समय तक सिरदर्द बना हुआ था, अब जाके वो मॉडरेट हो रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ कोई चांस नहीं लेगी और यहाँ पर कोई भी जो की रेट्स है, रेपो रेट है, उसमें कोई भी कमी यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लगभग सितंबर से या उसके बाद से इस वित्तीय वर्ष में घटौती या बढ़ोतरी या कोई भी बदलाव वो आने की उम्मीद रेपो रेट में की जा सकती है। अमूमन अगर हम देखें तो 1 वर्ष बीत चुका है जहां कोई बदलाव नहीं हुआ है, स्टेटस वो ही मेंटेन रहा है, और आज भी अगर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता तो ये लगातार 7वीं बार होगा कि 6.5% की रेट बना हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें तो अन्य नंबर्स की, यानी जीडीपी नंबर्स की, तो 8.40% आया हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी, एस्टिमेट से काफी अच्छा रहा है। तो एक यहाँ पर ग्रोथ की संकेत हम बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर, और काफी सारे मामलों पर भी एक अच्छा संकेत यहाँ पर आ रहा है। तो एक ये किया जा सकता है कि जो स्टांस होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो अभी फिलहाल अकोमोडेशन टू विड्रॉल है, वो यहाँ पर बदलता हुआ या यहाँ पर कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है। श्यामा, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और वैश्विक पटल पर भी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है और ये अच्छे संकेत भी देते हुए नजर आए। तमाम रिपोर्ट्स में भी ये देखा गया है कि पहले उन्होंने कुछ अनुमान जताया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर ये अच्छे संकेत तो हैं ही है। रेपो रेट में जो 6.5% की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें बदलाव के जो संकेत अभी आपने जो बात कही कि वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में किन बातों को सबसे ज्यादा फोकस में लिया जाएगा जिससे अब की बार कह सकते हैं कि कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा? कुछ भी बड़ा निकल के सामने आना बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के लाइन पर नहीं है, क्योंकि
ये पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीट है वित्तीय वर्ष में, और हम साथ ही देखते हैं कि गवर्नर हर बार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पॉलिसी की स्टेटमेंट रहती है उसमें एक तो महात्मा गांधी या तो फिर कोई ऐसी बात कहते हैं जहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ग्रीन शूट्स या ब्राइट इकोनॉमी की बातें हमेशा ही रहती हैं। तो वो भारतीय रिजर्व बैंक का हमेशा से यही मानना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमेशा से अच्छे एक पोजीशन में ही रही है। हालांकि जो इंटरनेशनल या ग्लोबल चैलेंजेस हो रहे हैं वो अफेक्ट हमें जरूर करती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि फेड के यूएस फेड के जो रेट्स हैं वहां पर अगर कोई बदलाव होता है तो ना सिर्फ भारतीय बल्कि विश्व के सभी बड़े जो अर्थव्यवस्था है वहां पर एक बदलाव नजर आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा हम इन्फ्लेशन की बात कर ही चुके हैं, तो इन्फ्लेशन अगर 4% से नीचे आता है तो ये एक बहुत अच्छी संकेत होगी भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए। इसके अलावा हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ के लिए भी आज भी प्रोजेक्शंस में एक नजर रखना बनाए रखना बहुत अनिवार्य होगा। एक तो इन्फ्लेशन की क्या नंबर्स होते हैं, प्रोजेक्शन क्या होते हैं, और साथ ही ग्रोथ के क्या प्रोजेक्शंस होते हैं। ग्रोथ की हम बात पहले ही कर चुके हैं, जीडीपी नंबर्स अच्छे आए हुए हैं, तो ये हो सकता है कि रिवाइज अपवर्ड्स हो सकता है। जी श्यामा, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी मजबूत स्थिति में है और इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वो अभी नियंत्रण में है। श्यामा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता रहे थे कि एमपीसी में जिस तरीके के निर्णय लिए गए हैं उस पर आरबीआई आपसे कुछ देर बाद घोषणा कर सकता है, जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि रेपो रेट अपरिवर्तित रह सकती है, यानी कि 6.5%। बिल्कुल। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने एक दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी जाएंगे, जहां वो आईएएस प्रशिक्षण के पहले चरण के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है। इस प्रणाली की मदद से जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत करना आसान हो जाएगा। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर और रडार का नेटवर्क है जो दुश्मनों के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है, जिससे दुश्मनों के हमले के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। और वहीं आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एसएस लॉयल्टी के मुंबई से लंदन की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुए इस दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की समुद्री विरासत को याद करने और राष्ट्र के विकास में समुद्री क्षेत्र के योगदान को स्वीकार करने में अहम भूमिका है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। यह दिवस भारत के समुद्री उद्योग की प्रगति और चुनौतियों के रोचक सफर को बयां करता है। ये लास्ट लगभग 1 वीक से सेलिब्रेशन चल रहा है। आपको मैं बता दूं, बीटी पे एक हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है और उसका पर्पज ये है कि जो है इसमें हमारे जो नागरिक हैं वो इसमें सब उसके बारे में जाने, मैरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सी फेयर वी हैव रफली 20% ऑफ एम्प्लॉय शेयर इन द कंट्री इन द वर्ल्ड एंड हमारा लक्ष्य है कि ये 20% तक 2030 तक 20% तक हमें लेके जाना है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे सैलरी अच्छी है, घूमने के लिए बहुत सारे कंट्री आपको मिलते हैं। हाल के वर्षों में व्यापार, पर्यटन और मत्स्य पालन, जलीय कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत की विशाल तटरेखा और समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। सागरमाला और अमृत काल विजन 2047 जैसी पहलों का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करना और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। बहुत सारे प्लान भारत सरकार की तरफ से बन चुके हैं। अमृत काल विजन
2047 एक बहुत अच्छी तरह रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसमें अलग अलग स्टेप के बाद ये ऑलरेडी माइलस्टोन सेट हो चुके हैं कि किस साल तक क्या क्या काम कंप्लीट होने हैं। जस्ट संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं, आज की डेट में इंडियन शिपिंग टनेज का हमारी पोजीशन 22वीं है। 2047 तक ये हमारा टॉप 5 पोजीशंस में हमारा लक्ष्य है। सिमिलरली शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, पोर्ट सेक्टर, इनमें सब में हमारे टारगेट सेट हो चुके हैं। स्पेशल थ्रस्ट हमारा पैसेंजर्स क्रूज टर्मिनल्स पे, क्रूज शिपिंग पे है, इंक्लूडिंग जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है उसमें भी भारत सरकार की बहुत अच्छी सी प्लान तैयार हो चुकी है और उस पर काम चल रहा है। नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देकर और सहयोग को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत आने वाले वर्षों में एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। डीडी न्यूज के लिए श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और संध्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या का ही रुख करते हैं। संध्या, क्या है आज अखबारों में खास? जी गौरव, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश से जुड़ी हुई खबर के साथ दरअसल ये कहा गया है कि चुनाव आयोग का फोकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे और मतदान का प्रतिशत बढ़े, इस पर है। और इसी के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बताया है कि मतदाता पहचान पत्र के बिना भी संभव बनाए मतदान। यानी कि कैसे संभव हो सकता है कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी वो वोट कर सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है, ये भी कहा गया है कि पहचान पत्र के जरिए यदि किसी मतदाता की पहचान होती है और उसमें कोई लिपिकीय या फिर कोई वर्तनी की त्रुटि होती है तो भी उस मतदाता को मतदान करने दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि किसी तरह की कोई तस्वीर बेमेल होती है लेकिन वो अपने किसी और फोटो आइडेंटिटी के माध्यम से अपनी आइडेंटिटी बताता है तो भी उसे मतदान करना देने चाहिए। यानी कि पूरा फोकस जो है वो कैसे मतदाता को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय करके मतदान केंद्रों तक लाया जाए और मतदान के प्रति उनको जागरूक बनाया जाए और उन्हें अपने अधिकार से वंचित ना रखा जाए, इस पर फोकस किया गया है। एक और खबर मतदान से ही जुड़ी हुई है। दरअसल नवभारत टाइम्स अखबार ने आज इस खबर को लिया है और बताया है कि चाय, समोसे, पोस्टर, बैनर से लेकर गाजे बाजे हर चीज का होगा हिसाब। यानी कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च को निर्धारित कर दिया है और आपको बता दें कि दिल्ली के लिए ये जो खर्च होगा प्रत्याशी के लिए वो 95 लाख रुपए तय किया गया है। और इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहाँ के अधिकारियों से ये कहा गया है कि वहाँ की महंगाई के हिसाब से और वहाँ का जो भी कोई खर्च होता है उसके हिसाब से वो खर्च तय करे कि एक प्रत्याशी के लिए कितना उसके लिए खर्च होगा और ये तय हो चुका है। तो अब अगर आप टेबल कुर्सी लगाते हैं, जनसभा करते हैं, फूल माला या पोस्टर बैनर जो भी कुछ खर्च करेंगे वो नॉमिनेशन के बाद से आपके चुनावी खर्च में जुड़ेगा। इसके अलावा एक और खबर की बात करें जिसे दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और बताया है कि राजनिवास ने दिल्ली सरकार पर लगाया अदालतों को गुमराह करने का आरोप। एलजी के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है और कहा है कि उपराज्यपाल कार्यालय को किया जा रहा है बदनाम, साथ ही सरकारी खजाने का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया। इसके अलावा संदेश खाली से जुड़ी हुई भी एक खबर दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और लिखा है कि संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक, जो कि हाईकोर्ट ने कहा। इस बात को कोट करते हुए हेडलाइन बनाई और लिखा कि बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस घटना को लेकर के। साथ ही कई सारी ऐसी बात कि अगर हलफनामा में 1% सच्चाई है तो ये बेहद शर्मनाक है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। इसके अलावा एक और खबर राष्ट्रीय सहारा अखबार ने ली है जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। दरअसल गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी बढ़ रही है, लगातार तापमान में परिवर्तन है और हीट स्ट्रोक की स्थिति भी बन रही है। तो इसी से सचेत रहते हुए एम्स के डॉक्टर्स ने एक सलाह दी है कि अपनी आंखों में यदि थोड़ा भी लालपन आपको नजर आता है तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये बीमारी साइलेंट किलर के रूप में आपको घेर सकती है।
चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, जो कि कह सकते हैं कि सुकून भरे ये आंकड़े हैं। देश दुनिया पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने लिए और बताया है कि भारतीय 1990 के मुकाबले 8 साल अधिक जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, लेंसेट में प्रकाशित एक स्टडी के माध्यम से आज ये खबर ली गई है और बताया है कि 3 दशक में भारत सहित पूरी दुनिया में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। और इसकी खास वजह जो बताई गई है वो बताया कि जो प्रमुख बीमारियां हैं उससे जो मौत के आंकड़े हैं उनमें कमी आई है, जिसकी वजह से ये प्रतिशत बढ़ा है। तो आज के अखबारों में ये है अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई अहम खबरें। की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। आरबीआई ने रुपए से संबंध एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स ETCD पर अपने निर्देशों के कार्यान्वयन को 3 मई तक के लिए टाल दिया है। संबंधित पक्षों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह कदम उठाया गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सुपर्णा मित्रा को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक दवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य राकेश मोहन को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सोने की कीमत लगातार 7वें दिन नई ऊंचाई पर पहुंची। सोना 850 रुपए उछलकर 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आयकर विभाग का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न ITR जमा करने से संबंधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और बीते 4 दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। और कारोबार जगत के बाद अब खबरें देख लेते हैं दुनिया भर से। गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हुए हमले में अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के किसी भी हमले के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि इजराइल और गजा के बीच संघर्ष में उसके 15 सदस्य मारे गए हैं। PRCS की प्रवक्ता ने कहा कि मानवीय कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई हमलों में 37 लोग मारे गए हैं, वहीं 30 लोग घायल हो गए हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि यमन में करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। वहीं हूती विद्रोहियों के जवाबी हमलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। स्पेनिश तटरक्षक सेवा की टीम ने कल केनरी द्वीप के पास समुद्र में एक नाव में सवार 73 प्रवासियों को बचाया। कोस्ट गार्ड टीम की तरफ से जारी एक फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जब कोस्ट गार्ड टीम का जहाज नाव को ग्रैंड कैनरिया द्वीप से गुइन बंदरगाह तक पहुंचा रहा था, उस समय कोस्ट गार्ड टीम ने घायल प्रवासियों और एक बच्चे को किस तरीके से मदद पहुंचाई। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अच्छा रहा है। IPL में गुरुवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। मौजूदा सीजन में पंजाब की यह दूसरी जीत है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 4 विकेट पर 199 रन बनाए थे। पंजाब किंग्स ने एक गेंद शेष रहते 7 विकेट पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारतीय बैडमिंटन संघ ने थॉमस और उबर कप के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया है। थॉमस कप के लिए चुनी गई 10 सदस्यीय टीम में 5 सिंगल्स खिलाड़ी और वहीं डबल्स में 2 जोड़ियों के अलावा एक बैकअप डबल्स खिलाड़ी शामिल हैं।
युवा बैडमिंटन खिलाड़ी और एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाली अनमोल खरब आज कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल में जापान की योशिकावा सोरेनो से भिड़ेंगी। इससे पहले खेले गए प्रतियोगिता के दूसरे दौर में अनमोल ने संयुक्त अरब अमीरात की नूरानी रातू अजहरा को हराया था। भारत की यूकी भांभरी अपने फ्रेंच जोड़ीदार अल्बेनो ओलिवेटी के साथ आज ग्रॉ प्री हसन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में भारतीय फ्रेंच जोड़ी का सामना ऑस्ट्रिया के लुकास मेडलर और अलेक्जेंडर अर्लर की जोड़ी के साथ होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं सिने जगत से फटाफट अंदाज में। आलिया भट्ट अभिनीत संजय लीला की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर विकी कौशल के साथ एक जैज गायिका की भूमिका निभाएंगी। उन्होंने हाल ही में अपनी प्रोडक्शन की शूटिंग पूरी कर ली है। शैतान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के चौथे हफ्ते पूरे करने वाली है और इस बीच दुनिया भर में फिल्म ने शानदार बिजनेस कर चौंका दिया है। शैतान वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर गई है। मिर्जापुर 3 की ओटीटी रिलीज की चर्चा के बीच रसिका दुग्गल उर्फ बीना भाभी ने सीजन 4 के संकेत दे दी है, जिससे प्रशंसकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है। प्रसिद्ध फिल्म मिस्टर इंडिया के निर्माता बोनी कपूर ने कहा है कि कोई भी सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पर सफलता सुनिश्चित नहीं करता है, बल्कि फिल्म की बिक्री सुनिश्चित करता है। श्रीदेवी पर कभी बायोपिक नहीं बनने देंगे। बोनी कपूर ने कहा है कि जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा, उनकी लाइफ प्राइवेट ही रहनी चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को जल्द ही ओटीटी पर भी रिलीज किया जाएगा। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। तेलुगु अभिनेता विश्वक सेन की अपनी फिल्म गामी ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म आगामी 12 अप्रैल से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। लक्ष्य लालवानी की फिल्म किल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुनीत मोंगा ने फिल्म की एक झलक साझा की है। किल आगामी 5 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मनोज वाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म आगामी 16 अप्रैल को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रेग मैकरे एक्शन का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। क्रेग मैकरे को फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस की जिम्मेदारी दी गई है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खूबसूरत पहल की। और खूबसूरत पहल में कहते हैं ना कि मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। आपको दिखाते हैं साई रसोई समूह की महिलाओं की पहल। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मिले पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन, इसके लिए महिलाओं ने उठाया है ये बीड़ा। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। मानवता के इसी धर्म को निभा रही हैं हरियाणा के कैथल की कुछ महिलाएं, जो शहर की झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर रही हैं। कैथल में इन महिलाओं ने अपनी रसोई को नाम दिया है साई रसोई। ये एक छोटी सी शुरुआत है। बाबा अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही हम खिलाएं। सबको खाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो जीवन हमारा है किसी के काम आ रहा है, किसी को 2 रोटी हम खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए किस प्रकार साई समूह की श्रद्धालु महिलाएं अपने घरों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में ले जा रही हैं और लोगों को सर्व कर रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि इस प्रकार जरूरतमंदों को अपने हाथों से बनाया गया स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उन्हें मानसिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। साईं जी हमेशा यही शिक्षा देते थे कि भूखों को ही अन्न खिलाना है। इसे बच्चे जो छोटे छोटे खा रहे हैं उनको देख के हमें आत्मा को शांति मिलती है। हमने आगे भी इसी प्रेरणा से ही हम आगे चलते रहेंगे और ऐसे ही रसोई को अपना अग्रसर लेके जाएंगे। साईं की रसोई के इस कदम की शहर में लोगों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है।
कहते हैं कि साईं बाबा अपनी कुटिया में अपने हाथों से भोजन बनाकर लोगों को खिलाते थे। इसी से प्रेरित महिला समूह की प्रभारी प्रिया ठकराल ने कई अन्य महिलाओं सुषमा, गीता, अंजलि, वंदना, सारिका और शालू के साथ मिलकर भोजन कराने का ये अभियान चलाया है। साई रसोई समूह की सभी सदस्य महिलाएं हर वीरवार दोपहर को अपने घरों से चावल, रोटी, राजमा, चने, मिक्स वेज, खीर, हलवा और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आती हैं और जरूरतमंद लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह खाना परोसती हैं। अब साई की रसोई की कोशिश है कि हर दिन लोगों तक भरपेट भोजन पहुंचाया जाए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेहत की। गर्मियों की छुट्टी में जहां एक ओर बच्चों को स्कूल से आजादी मिल जाती है, तो वहीं गर्मी की छुट्टियों में बच्चे खेलकूद, मनोरंजन और खाने पीने में ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे उनके दांतों में समस्या होने का खतरा बना रहता है। गर्मियों की छुट्टी में अपना ही नहीं बल्कि बच्चों के दांतों का भी रखें खास ख्याल। कैसे, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। गर्मी की छुट्टियों में जहां एक और बच्चों को स्कूल से आज़ादी मिल जाती है, वहीं बच्चे छुट्टियों में अपने दादा दादी और नाना नानी के घर जाते हैं। कुछ बच्चे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पर्यटन स्थल पर भी जाते हैं। ऐसे में बच्चे फास्ट फूड के साथ साथ चॉकलेट और मिठाइयाँ भी खूब खाते हैं, जो बच्चों के दांतों में कैविटी की समस्या का बड़ा कारण बन जाता है। ये समस्या बेबी टीथ और परमानेंट टीथ किसी में भी हो सकती है। यह समस्या तब शुरू होती है जब बच्चे खाना शुरू करते हैं और दांतों में शुगर या खाने का टुकड़ा अटका रह जाता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया उन जगहों पर पनपने लगते हैं और उनके दांतों के बाहरी लेयर को नुकसान पहुंचा देते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि बच्चे जो है फास्ट फूड बहुत खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट बहुत खाते हैं, जो कैरीज का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मेरी ये सलाह है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को फास्ट फूड बहुत कम से दें, जितना हो सके दें। वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और साथ में दांतों के लिए भी हानिकारक। इसी तरह जो पेय पदार्थ हैं लाइक कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, वो भी दांतों पे विपरीत प्रभाव डालता है, तो उससे भी बचें। बच्चों के दांतों को स्वस्थ रखना है तो जरूरी है कि सही उम्र में उन्हें ओरल हाइजीन की आदत डालें और सही डाइट का ध्यान रखें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर दांतों को कीड़ा लगने की समस्या से बचा सकते हैं। खाने के बाद दांतों की सफाई जरूरी है। बच्चा जब भी खाए तो उसके खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला जरूर कराएं। छोटे बच्चों के दांत और मसूड़ों को उंगली या मुलायम कपड़े से जरूर साफ करें। पेरेंट्स को सलाह देता हूं कि इन बच्चों के लिए रोल मॉडल आप खुद बनिए। आप बच्चों के सामने ये करके दिखाइए कि ब्रश कैसे किया जाता है, सुबह और शाम दोनों तक कीजिए। बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आपको देख के बच्चों को भी ये आदत डेवलप होगी और वो जब भी कुछ खाएंगे अच्छी तरह रिंजिंग कर लेंगे और सुबह शाम एक ब्रश करने की आदत उनकी जो है शुरू से ही पड़ जाएगी। शुरू से ही बच्चों को सुबह शाम ब्रश करने की आदत डालें। फास्ट फूड और चॉकलेट जरूरत से ज्यादा खाने पर दांतों में कैविटी होने लगती है। बच्चों के दांतों में होने वाली किसी भी समस्या को नजरअंदाज ना करें। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में बारिश और लू की स्थिति की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व भारत में 7 अप्रैल तक बढ़ी हुई बारिश या तूफान की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। वहीं 5 से 6 अप्रैल के दौरान पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की भी संभावना है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले भावना आपको छोड़ दिए जाते हैं लंदन में डिजिटल ब्लॉसम प्रदर्शनी की खूबसूरत झलकियों के साथ, जो आज हर किसी को आकर्षित कर रही है। आप भी इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे गौरव और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।